स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए न्यू सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि मित्र आप सभी का पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। उस सीरीज का नाम है फिजिक्स कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। इस सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे जो हमें परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। तो दोस्तों मैंने इसका पहला पार्ट मैंने बनाया हुआ है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों ना देर करते हुए फिजिक्स कन्फ्यूजन क्वेश्चन पार्ट 2 देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आममीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है? तो फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। और विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। मित्रों ये 4 क्वेश्चन जो है हमें एक जैसा दिखाई देते हैं पर चारों का आंसर अलग अलग है। विद्युत धारा को अगर मापने के लिए बोलेगा यंत्र को बोलेगा किस यंत्र से मापते हैं? तो आममीटर से। अगर उसका SI मात्रक पूछेगा तो फैराडे होता है। और विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। मतलब विद्युत धारिता फैराडे और विद्युत धारा एम्पियर और विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है SI वो ओम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा प्राप्त मिलती है। और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक मिलता है। और न्यूटन के तीसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल की प्रकृति या दिशा प्राप्त होती है। तो हम सबको पता है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है कि कोई अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? बल की प्रकृति या दिशा बताता है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। जैसे कि हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वो पीछे की ओर प्रतिक्रिया देता है। और बल का व्यंजक जो है वो पहले नियम का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना भाग होता है? तो 1/81। और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना भाग है? तो 1/6। यानी द्रव्यमान पूछे तो 1/81 होता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा तो पृथ्वी की तुलना में वो 1/6 होता है। मित्रों चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 तो होता ही है और उसका व्यास जो होता है वो 1/4 होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी की तुलना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी वस्तु का जो भार है अगर पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? 10 kg हो जाएगा। अगर हमारा वजन अगर पृथ्वी पर अगर 100 kg है तो हम चंद्रमा पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/6 छठा भाग जो है 6 भाग में से 1 भाग होगा। यानी कि हम 100 अगर हमारा वजन है तो उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33.33 होगा। तो हमारा वजन उतना हो जाएगा चंद्रमा पे। तो यही है मित्रों कि द्रव्यमान पूछे तो 1/81 होता है और गुरुत्वीय त्वरण पूछे तो 1/6 होता है। अगर व्यास पूछे तो 1/4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है बड़ा G का मान कितना होता है? जो 6.67 × 10⁻⁻11 होता है उसका मान। और प्रामाणिक मान जो होता है G का, छोटा g का, वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार परीक्षा में ये आया भी क्वेश्चन है। क्या होता है कि दोनों ऑप्शन में होता है तो हम इसके जगह उसको टिक कर देते हैं, उसके जगह इसको टिक कर देते हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर G का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी पर G का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएं
तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो कम होगा, और पुनः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो है जी का मान वो बढ़ेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब मित्रों कहने का है कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर अगर हम फेंक देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर ही पलायन कर जाएगा, वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। वैसे ही चंद्रमा पर भी कोई वस्तु है, अगर 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर के ऊपर चली जाएगी 2.38 किलोमीटर, तो वो क्या होगा? वो नीचे नहीं आएगा चंद्रमा पर। वैसे ही सूर्य का भी है कि 1 सेकेंड में 42 किलोमीटर अगर हम फेंक देते हैं तो वो क्या होगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो मित्रों शक्ति कहा जाता है। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो यह है आपका माइक्रोफोन। और कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है? तो स्पीकर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कहे तो माइक्रोफोन होगा, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कहे तो ये स्पीकर होगा। और कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है? तो वो है आपका ट्रांसमीटर। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो लगभग एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है? तो 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर की सांद्रता कितनी होती है? तो अनंत होता है। अगर वोल्ट मीटर लगेगा तो वो अनंत हो जाएगा, अगर वोल्ट मीटर नहीं लगेगा तो वो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध जल में बर्फ़ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो ये 1/10 भाग, यानी मित्रों 90% जो भाग है पानी के अंदर होता है बर्फ़ का, और 10% जो भाग है पानी के ऊपर होता है बर्फ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व का कितना भाग होता है? तो ये 9/10 भाग होता है। यानी मित्रों कहने का मतलब है कि पानी का अगर घनत्व 10 है तो ये बर्फ़ का घनत्व कितना होगा? 9 होगा। तभी तो वो पानी जो है पानी पर बर्फ़ तैरेगा। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाता है। तो बर्फ़ का घनत्व तो कभी पानी घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ क्या होता है कि पानी पे तैरता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ़ का जो 90% भाग पानी के कितना अंदर होता है, और 10% भाग पानी के ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों में पलावी बर्फ़ दिखाई देते हैं। पलावी बर्फ़ मित्रों क्या होता है? जैसे कि जो ग्लेशियर होता है, बर्फ़ का पहाड़ होता है, वो क्या होता है कि टूट जाता है और टूट करके सागर महासागरों में तैरने लगता है, तो वही पलावी बर्फ़ होता है। तो उसका हिस्सा टूटकर समुद्र में तैरता है, तो वो पलावी बर्फ़ का उदाहरण है। तो कह रहा है कि कितना भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, यानी जो पलावी बर्फ़ है वो जल के अंदर कितना भाग होता है? तो वो 8/9 भाग होता है। और ऊपर कितना होता है? तो 1/9 भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। जो पलावी बर्फ़ है इसकी तुलना 9 से करते हैं, और जो सामान्य जो बर्फ़ है उसकी तुलना हम 10 से करते हैं। तो ये दोनों ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि अगर पलावी बर्फ़ का है तो उसकी तुलना 9 से करेंगे, और सामान्य जो बर्फ़ है उसकी तुलना हम 10 से करेंगे। जल का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो मित्रों 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये भी कितनी बार मित्रों क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। क्या होता है मित्रों कि जब जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन जो होता है वो पहले घटता है, उसके बाद क्या होता है कि बढ़ता है। तो क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन क्या होगा? घटेगा,
और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। वैसे ही घनत्व भी है, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन घटता है। इसलिए जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मित्रों, जो आयतन और घनत्व ये जो दोनों होता है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है। वैसे ही किसी वस्तु को ठंडा करने पर घनत्व बढ़ता है और आयतन कम होता है। कोई भी वस्तु हो अगर गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा मित्रों, बढ़ेगा और घनत्व कम होगा। वैसे ही अगर ठंडा करेंगे तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का आयतन जल से होता है, कितना होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है? तो आयतन मित्रों बर्फ का होता है वो ज़्यादा होता है, पर घनत्व जो होता है जल से इसका कम होता है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब जल को ठंडा करते हैं तो क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका संकुचन होता है, मतलब सिकुड़ता है जल, जिससे आयतन क्या होता है कि घटता है और घनत्व बढ़ता है। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे और ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व कम होने लगता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का बर्फ में परिवर्तन होता है तो इसका आयतन बढ़कर ज़्यादा हो जाता है और घनत्व न्यूनतम। इसलिए क्या होता है मित्रों कि जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो वो बर्फ क्या होता है, जल क्या होता है कि वो बर्फ बनने लगता है। मित्रों, क्या होता है कि जब जल को हम ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका संकुचन होता है, यानी सिकुड़ता है, तो उसका आयतन घटता है। पर मित्रों क्या होता है कि अगर नॉर्मल हम 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको पर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे और हम ठंडा करने लगते हैं तो वो क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है। यानी मित्रों क्या होता है कि उसका आयतन जो है ज़्यादा ठंडा करने पर बढ़ने लगता है। बर्फ़ का आयतन समान तौर पे अगर 4 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हम उसको गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वैसे ही सिर्फ अपोजिट है कि समान मात्रा में अगर वो ठंडा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर उससे हम और गर्म ठंडा करने लगेंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा, तो आयतन बढ़ने लगेगा और उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। बर्फ़, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्फ़ उष्मा का क्या है, तो कुचालक है। कितना डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ का रूप ले लेता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन था फिजिक्स कन्फ्यूजन सीरीज का पार्ट 2 था। मित्रों कैसा लगा आप सबको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इसका पार्ट 3 कंटिन्यू रहेगा मित्रों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, सपोर्ट कीजिए कि कहाँ कमी है तो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में पार्ट 3 को लेकर के लिए। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभार। जय हिंद।